तो यहां पे देखिए 27th क्वेश्चन में एक तो कंसंट्रेशन है और टाइम है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है। एक ऐसे को है कंसंट्रेशन कर्व और एक कंसंट्रेशन कर्व ऐसे को है। ये वाला किसका कर्व होना चाहिए, किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिएक्टेंट्स की। और ये कर्व किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये वाला टाइम क्या होना चाहिए, व्हेन द two curves meet, this will correspond to half life period, this will correspond to t half। तो जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कर्व मिलेंगे that will correspond to t half life period, the time during which 50% of the reactants they have decomposed to form the products। so 27th का A option t half। next is 28th question, the temperature coefficient of a reaction is। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है दैट इज रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है। और रेट कांस्टेंट्स जो है जिन दो टेम्परेचर्स पे लेने हैं दे शुड डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय के टी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर T है दिस इज यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर हैज टू बी C 28 का C ऑप्शन, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस, preferably 25 degree Celsius and 35 degree Celsius। Next question, 29th question, select the intermediate in the following reaction mechanism। तो देखिए O3 पहले डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म O2 प्लस O and this O has again combined with O3 to form twice O2। जो प्रोडक्ट बनना है वो बन गया। इंटरमीडिएट कौन सी स्पीशीज है, जो बीच में बनती है, बीच में कौन सी स्पीशीज बनी है O, और जो इंटरमीडिएट बना वही दोबारा से रिएक्टेंट के साथ O3 के साथ रिएक्ट करके दोबारा से उसने प्रोडक्ट बना दिया। So O is the intermediate, O gas is the intermediate in this mechanism, जो कि mechanism given है इस क्वेश्चन में। So O gas will be the intermediate। तो 29th का B is the correct option। 30th question, the rate of the elementary reaction twice NO plus O2 giving you twice NO2 when the volume of the reaction vessel is doubled। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल्ड। वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन को क्या होगा, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड तो कंसंट्रेशन को क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन विल बिकम हाफ। बिकॉज कंसंट्रेशन क्या है, देखिए जैसे मोलैरिटी है, वन ऑफ द मेथड्स टू मेजर कंसंट्रेशन मोलैरिटी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of the solute per liters of the solution। अगर वॉल्यूम को आप डबल कर दो, जितना लीटर्स ऑफ सोल्यूशन है उसको आप डबल कर रहे हो, तो मोलैरिटी को क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम हाफ। तो यहां पे देखो रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ट्वाइस NO plus O2 गिविंग यू ट्वाइस NO2 व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल्ड। तो रेट को क्या होगा ये पूछ रहा है वो। सो रेट है क्या इस रिएक्शन के लिए, रेट विल बी इक्वल टू K NO की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 एंड O2 की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। अब वॉल्यूम क्योंकि डबल हो रही है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। जब वॉल्यूम डबल की लेट द रेट बी R डैश, तो K कंसंट्रेशन हो जाएगी हाफ, NO डिवाइडेड बाय 2 O2 डिवाइडेड बाय 2, जो कंसंट्रेशन है हाफ हो रही है।
तो नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आर डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के NO स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 into O2 concentration divided by 2. So this will be equal to 1 by 8 K NO square into O2. और this was the earlier rate. ये रेट ये वाला है जो अर्लियर रेट था. So this will be कि R dash जो है that is 1 by 8 of R. So answer will be reduced to 1/8 of its initial rate. एक बार फिर से देखिए because this is very important question, 30th question. The rate of the elementary reaction twice NO plus O2 giving you twice NO2 when the volume of the reaction vessel is doubled. जब वॉल्यूम को डबल करेंगे रिएक्शन वेसल की तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी. तो स्टार्टिंग में ये क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका रेट विल बी इक्वल टू जैसे जिस हिसाब से रिएक्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से रेट होगा. K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर 2 इनटू O2 की कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन जो है दैट विल बिकम हाफ जब वेसल का वॉल्यूम डबल करेंगे. सो इट विल बी NO बाय 2 रेज टू पावर 2 into O2 by 2. So this will be 2 square 4 divided by 4 and this is divided by 2. So this will be equal to 1 by 8 into K into NO square into O2 or this is the earlier rate R. K NO square into O2 this is R. So जो next rate है R dash जो है new rate जो है that is equal to 1 by 8 times the earlier rate. So answer will be B reduced to 1/8 of its initial rate. Next question, 31st question. At room temperature, the reaction between NO and O2 to give NO2 is fast, while that between CO and O2 is slow. It is due to तो कोई भी रिएक्शन एक रिएक्शन स्लो क्यों होता है और एक रिएक्शन फास्ट क्यों होता है. जो रिएक्शन स्लो होता है उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई. एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो. जिस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी जिसको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट. अब इसने कहा रूम टेम्परेचर पे द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 टू गिव NO2 इज फास्ट. NO और O2 जब मिक्स कर रहे हैं NO2 बनाने के लिए तो वो फास्ट हो रहा है. रिएक्शन फास्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी. तो आंसर कौन सा होना चाहिए 31st का, इट हैज टू बी सी ऑप्शन. द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस O2 टू गिव ट्वाइस NO2 इज लेस देन ट्वाइस CO प्लस O2 टू गिव ट्वाइस CO2. ट्वाइस NO प्लस O2 वाले रिएक्शन में क्योंकि वो फास्ट हो रहा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लेस. तो सी ऑप्शन 31st का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd क्वेश्चन. थर्टी-सेकंड क्वेश्चन इज इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज इन विच मॉलिक्यूल्स मस्ट. तो कौन सी होती है इफेक्टिव कोलिजन जिससे कि प्रोडक्ट्स बन जाएं. और इफेक्टिव कोलिजन्स को इफेक्टिव होने के लिए 2-3 कंडीशंस जो हैं फुलफिल करनी पड़ती हैं एंड ऑल ऑफ दीज कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड व्हिच आर गिवन. दैट ए हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. सेकेंड, दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑल्सो and they must acquire the energy of activation. तो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए. मतलब उनको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको सरपास करना है तभी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बन पाएंगे. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर, तभी जो है कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव. सो 32nd का डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल आर करेक्ट. 33rd क्वेश्चन. In a reaction, the threshold energy is equal to. So, 33rd question.
this is the curve for a reaction. यहाँ पे energy है and this is the progress of the reaction. जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी है उससे ज़्यादा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स, इसको तो कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. और इतनी एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास है, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी, नीचे से लेके ऊपर तक, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो जीरो से लेके इस हम्प तक जो हाईएस्ट पॉइंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो हम्प है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, नीचे से जीरो से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जो एनर्जी है दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. और रिएक्टेंट्स को जितनी एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है सो दैट रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बन जाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. जो ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी है दैट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स और नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. So 33rd का आंसर विल बी ए, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स will give you the threshold energy. Next question, 34th question. For a chemical reaction A to B, it is found that the rate of the reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. The order of the reaction is तो rate of the reaction doubles, तो R becomes 2R if concentration of A is increased 4 times. A को अगर 4A कर दें तो R is coming out to be 2R, ये डबल हो रहा है. That means 4 raised to power n, इसको बाहर ले आए अगर, और इतना क्या है ये, दिस इज R. तो व्हाट डज इट मीन? दैट 4 raised to power n is equal to 2 raised to power 1. इससे आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n क्या होना चाहिए so that 2 is equal to 4 raised to power n. So n has to be 1 by 2 in this case. So it will be 1 by 2. अगर 1 by 2 लेते हैं n को, it will be equal to, यहाँ पे 4 raised to power n will be equal to 2 raised to power 1. So n has to be half. तो order of the reaction will be equal to half in this case. एक तो फिर से देखिए क्वेश्चन. For a reaction A to B, it is found that the rate of the reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. So let the rate be represented by this equation, R is equal to K A raised to power n. उसके बाद देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, R जो है 2R हो रहा है. कहता अगर आप A की कंसंट्रेशन जो है उसको क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो ये आ गया 4 raised to power n बाहर आ गया. सो ये दिस बिकम्स 2R is equal to 4 raised to power n K A raised to power n, and K A raised to power n क्या चीज है, दिस इज R. So that means 4 raised to power n is equal to 2. So what should be n? So this is simple mathematics afterwards. After this कि n has to be 1 by 2. तभी जो है अगर n half होगा तो this equation will be followed.
So order of the reaction has to be half in this case. 34th का D option. Next is 35th question. Following mechanism has been proposed for a reaction twice A plus B giving you D plus E. ये रिएक्शन है और उसके लिए मैकेनिज्म प्रपोज्ड है कि A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी, दैट इज स्लो स्टेप, और उसके बाद A प्लस बी गिविंग यू ए बी, दैट इज द फास्ट स्टेप. द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज देखिए ये रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस बी डी प्लस ई और ए प्लस बी सी प्लस डी, दिस इज द स्लो स्टेप, और ए प्लस बी ए बी, दिस इज द फास्ट स्टेप. रेट लॉ एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करती है? रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लोअर स्टेप. ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन को आप मल्टी स्टेप्स में लिख रहे हो, कई डिफरेंट स्टेप्स में लिख रहे हो, जैसे इसको 2 स्टेप्स में लिखा गया है, तो स्लोएस्ट स्टेप जो है दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कई एंसिलरी यूनिट्स हों, तो जो स्लोएस्ट पार्ट बनाएगी, जो भी एंसिलरी जो यूनिट है विच इज द स्लोएस्ट, दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द साइकिल्स. रेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल जो डिपेंड करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप. मान लीजिए 100 बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं साइकिल के एक दिन में, 50 सीट्स बन रही हैं, मेन बॉडी पार्ट जो बन रहे हैं 100 बन रहे हैं, 50 सीट्स बन रही हैं, लेकिन 20 हैंडल्स बन रहे हैं एक दिन में. तो कितनी साइकिल्स बनी? ओनली 20 साइकिल्स. सो रेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल्स दैट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप. सिमिलरली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर मल्टी स्टेप्स में हो रहे हैं रिएक्शंस, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन भी स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी. तो व्हाट शुड बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन इन दिस केस? R विल बी इक्वल टू K A into concentration of B. This will be the rate of the reaction. It depends upon the slowest step, और slower step यहाँ पे ये वाला है A plus B giving you C plus D. So B will be the correct option. R is equal to K concentration of A into concentration of B. 36th question. The chemical reaction twice O3 giving you thrice O2 proceeds as follows. और इसका भी mechanism given है. Fast step is also given, slow step is also given. The rate law expression should be, you have to find out the rate law expression for the reaction. The chemical reaction at twice O3 giving you thrice O2 or O3 in equilibrium with O2 plus O, this is fast step, or O plus O3 twice O2, this is slow step. अब रेट डिपेंड करेगा स्लोअर स्टेप पे, तो R शुड बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3. बट दिस विल नॉट बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि एक चीज माइंड में रखनी है आपने, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए. यहाँ पे इंटरमीडिएट O आ रहा है इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो दिस विल नॉट बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. आपने इस O को एलिमिनेट करवाना है किसी तरह से, और O को एलिमिनेट करवाने के बाद जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी दी एग्जैक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो O को एलिमिनेट कैसे कराओगे?
इस रिएक्शन में देखिए ऊपर वाले में जो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट इट बी के, इसको थोड़ा सा आप ऐसे के करके इस तरह से लिख दीजिए रेट कांस्टेंट के को। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ O3। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से आप क्या कीजिए, O की वैल्यू निकालिए, O की वैल्यू निकालिए इसमें से, एंड O विल बी इक्वल टू यहां से K इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2। ये जो O की वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहां पे डालिए आप, बिकॉज यू हैव टू एलिमिनेट दिस O। ये O रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं रहना चाहिए बिकॉज O इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। तो O की वैल्यू डालिए यहां पे, R विल बी इक्वल टू so this will be constant into constant, another constant, let it be K dash O3 रेज टू पावर 2, दो हैं ये, और नीचे से O2 रेज टू पावर -1। अब इसमें देखिए no intermediate is involved in this, so this will be the correct rate law expression, R is equal to K dash O3 raised to power 2 O2 raised to power -1। तो दिस इज कांस्टेंट, K डैश ले लें चाहे K ले लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर में आपने मैच करना है वो ये चीजें मैच करनी है अगले वाली, कि दीज वैल्यूज शुड बी करेक्ट, O3 रेज टू पावर 2 इंटू O2 रेज टू पावर -1। तो एक बार फिर से देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिएक्शन दिया हुआ था और इसके लिए ये मैकेनिज्म गिवन है कि दिस इज द फास्ट स्टेप एंड दिस इज द स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप पे क्योंकि रेट लॉ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्लोअर स्टेप, तो R विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि O जो है दैट इज एन इंटरमीडिएट दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता, सो यू हैव टू एलिमिनेट दिस इंटरमीडिएट, और इसको यहां से एलिमिनेट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। दिस इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम, सो K जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहां से आपने O की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। O की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2, और ये जो O की वैल्यू आई है इसको आपने यहाँ पे डालना है इस वाली इक्वेशन में, और O की वैल्यू यहाँ से डाल दी यहाँ पे, दिस विल बी KO3 डिवाइडेड बाय O2 इंटू O3, एंड दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट K डैश O3 इंटू O3 दैट इज O3 रेज टू पावर 2 and divided by O2 that means O2 raised to power -1, and this will be the rate law expression, and this is B option. So 36 का B is the correct option. Next question is 37th question. For the reaction A plus B giving you C plus D, the variation of the concentrations of the products with time is given by the curve. तो कर्व्स गिवन है आपको कहीं वहां पे, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कैसे वेरी करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है दैट विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दिस इज कंसंट्रेशन, और इफ दिस इज टाइम, जैसे कर्व आपको बना के दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन में, तो जो प्रोडक्ट है दैट शुड वेरी लाइक दिस, उसकी कंसंट्रेशन जो है दैट विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बाद में जाके कांस्टेंट हो जाएगी। सो बट दिस शुड बी द कर्व, दिस टाइप ऑफ कर्व शुड बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये वाला कौन सा आएगा, वाई वाला कर्व। सो आंसर हैज टू बी बी, 37th का बी, वाई। नेक्स्ट इज 38th question. For an exothermic chemical process occurring in two steps,
a प्लस बी गिविंग यू x दैट इज स्लो स्टेप और x फिर बना रहा है ए बी और दैट इज फास्ट स्टेप। तो दो स्टेप्स हैं तो एक्टिवेशन एनर्जीज जो हैं दे शुड ऑल्सो बी टू। दो एक्टिवेशन एनर्जीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो आंसर बी या सी दोनों में से कुछ हो सकता है, पर होगा बी बिकॉज फर्स्ट स्टेप देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप और स्लो स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हायर होती है। सो पहले वाला देखिए जो हम्प है, जो कर्व गया ऊपर को वो ज्यादा गया हुआ है, उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट वाले पोर्शन की ज्यादा है और सेकंड वाले पोर्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और वही होना चाहिए। इट हैज टू बी बी आंसर। तो पहली बात देखिए दो स्टेप्स हैं इसलिए उसमें दो एक्टिवेशन एनर्जीज आनी चाहिए, दो एक्टिवेशन एनर्जीज शो होनी चाहिए ग्राफ में। तो कर्व जो होना चाहिए, जो ग्राफ ऑब्टेन होना चाहिए वो या तो बी होगा या सी होगा, लेकिन इट विल बी बी बिकॉज उसमें स्लो और फास्ट स्टेप्स दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और स्लो स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा होती है। सो उसके लिए जो कर्व की पीक आएगी वो ऊंची आएगी और जो फास्ट स्टेप है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लेस और उसमें जो पीक आएगी दैट विल बी, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी एट लेसर हाइट एज कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट केस। सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन 38th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th, द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी follows second order kinetics. Doubling the concentration of A will increase the rate of formation of B by a factor of. So देखिए इस क्वेश्चन को 39th को, so this follows second order kinetics. R is equal to KA square और इसने कहा डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, मतलब डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो R डैश जो नया रेट है लेट दैट न्यू रेट बी R डैश, और आप कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल कर रहे हो तो A को 2A कर रहे हो तो 2A स्क्वेयर, दैट मीन्स इट विल बी 4KA स्क्वेयर और KA स्क्वेयर वॉज द अर्लियर रेट। सो R डैश is equal to 4 times the earlier rate. So R dash will be equal to 4R. So it will be 39th का A is the correct option 4. 40th question, the rate of elementary reaction A to B increases by 100 when the concentration of A is increased 10 folds. The order of the reaction with respect to A is. So this question is the rate of elementary reaction A to B increases by a factor of 100 when the concentration of A is increased 10 folds. The order of the reaction with respect to A is. Let this be rate for this reaction R is equal to Ka raised to power n. फिर वो कह रहा है कि rate of the elementary reaction A to B जो reaction है that increases by a factor of 100 अगर concentration of A is increased 10 folds, concentration को 10 से 10 folds increase कर दिया जाए तो rate increases by a factor of 100, R will become 100R। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा when n will be equal to 2, n has to be 2 क्योंकि 10 raised to power 2 is equal to 100, so n has to be 2, it has to be second order reaction। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप रेट लिख दीजिए R is equal to Ka raised to power n,
फिर जो चीजें उसने बोली हैं, जैसे उसने बोला कि इट रेट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन ए टू बी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 100 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 10 फोल्ड्स। तो ए को इंक्रीज कर रहे हैं और ए को बना रहे हैं 10A, और रेट ऑफ द रिएक्शन हो रहा है 100R। फिर ये बन गया 10 रेज टू पावर n बाहर आ गया, तो 100R is equal to 10 raised to power n Ka raised to power n, and this was the earlier rate. So 100R is equal to 10 raised to power n into R gets cancels out, this cancels out. We are left only with the 10 raised to power n is equal to 100. So 10 raised to power n, that is 10 raised to power 2 is equal to 10 raised to power n. Therefore n has to be 2. So it has to be second order reaction. 40th का B answer 2. Next is 41st question. When ethyl acetate was hydrolyzed in presence of 0.1 normal HCl, the rate constant was found to be 5.40 into 10 raised to power minus 5 second inverse. But when 0.1 normal H2SO4 was used for hydrolysis, the rate constant was found to be 6.25 into 10 raised to power minus 5 second inverse. Thus it may be concluded that अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल HCl की प्रेजेंस में, तो K कितना दिया हुआ है? K जब 0.1 नॉर्मल HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इथाइल एसीटेट की, K की वैल्यू इज गिवन एंड दैट इज 5.40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। और जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल H2SO4 की प्रेजेंस में, उस केस में जो K है दैट इज 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। दिस इज K। जो रेट कांस्टेंट है वो जितना बड़ा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट कांस्टेंट किस में ज्यादा है? जब 0.1 नॉर्मल H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन 5.40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। सो दैट मीन्स जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज फास्टर, that is greater in case of H2SO4 as compared to that in case of HCl. So इसका मतलब ये है कि H2SO4 जो है उसकी प्रेजेंस में क्योंकि हाइड्रोलिसिस का रेट फास्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स H2SO4 जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन HCl. So it has to be A option 41st का कि H2SO4 is stronger than HCl because H2SO4 की प्रेजेंस में rate of hydrolysis of ethyl acetate is faster as compared to that in case of HCl. Next question, 42nd question. The rate of a chemical reaction doubles for every 10 degrees Celsius rise in the temperature. If the temperature is increased by 60 degrees Celsius, the rate of the reaction increases by. So इस क्वेश्चन में देखिए 42nd क्वेश्चन में जब 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करवा रहे हैं टेम्परेचर का, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम हो रहा है? 2 times. For 10 degree Celsius rate of the reaction becomes 2 times. For 20 degree Celsius it will be 2 square times. For 30 degree Celsius it will be 2 raised to power 3 times. Therefore 60 degree Celsius का जब राइज करवाएंगे टेम्परेचर में, it has to be 2 raised to power 6 times. So rate of the reaction for 60 degree Celsius rise in the temperature will increase by a factor of 2 raised to power 6, and 2 raised to power 6 is 64. So rate of the reaction will become 64 times अगर 60 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देते हैं टेम्परेचर में। तो यहीं से है देखिए 10 डिग्री सेल्सियस का राइज देते हैं तो डबल हो जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। 20 के लिए इट विल बिकम 2 raised to power 2 times,
30 के लिए 2 रेज़ टू पावर 3, 40 के लिए 2 रेज़ टू पावर 4, 50 के लिए 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 60 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 रेज़ टू पावर 6 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 64 टाइम्स 640 सेकेंड का C will be the correct option. Next is 43rd question. For A plus B giving you C plus D, delta H given है -20 kilojoules per mole. The activation energy for the forward reaction is also given and that is 85 kilojoules per mole. The activation energy for the backward reaction पूछी हुई है. सबसे पहले आपने एनर्जी कर्व बनाना है. इसके लिए कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? डेल्टा एच इज -20, इट इज -20, तो इट हैज टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है. तो कर्व ऐसे को आएगा कि ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. क्योंकि एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी हैज टू बी लेस एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. उसके बाद देखिए जो डेल्टा एच है दैट इज -20, तो मैग्नीट्यूड लें तो दैट दिस विल बी डेल्टा एच एंड दिस इज इक्वल टू 20. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड के लिए दैट इज 85. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. और इज आस्किंग द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. कितनी देनी पड़ेगी? दिस विल बी 85 प्लस 20 because this will be the activation energy. This total energy will be the activation energy for the backward reaction, or this will be equal to 85 plus 20, that is 105 kilojoules per mole. So answer will be B. 43rd का B is the correct option, 105. Next question is 44th question. For a reaction, और reaction given है, पैरेलल रिएक्शन है, कि दिस इज द रिएक्टेंट X और एक तो बन रहा है Y और एक बन रहा है Z. और Y बनने के लिए जो रेट कांस्टेंट है K1 है, Z बनने के लिए रेट कांस्टेंट है दैट इज K2. और टाइम t पे A माइनस एक्स रह गया ये, और स्टार्टिंग में इट वॉज A. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वॉज A और टाइम t पे इट इज A माइनस एक्स. नाउ ही इज आस्किंग dx by dt, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ही इज आस्किंग फॉर dx by dt, दैट शुड बी इक्वल टू, अगर ऐसे रिएक्शन होता ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और K इज द रेट कांस्टेंट, सो dx by dt क्या होना था? That will be equal to K into concentration of the reactants, that is concentration of the reactant at time t मान लीजिए A minus x है. लेकिन यहाँ पे जो K है, क्योंकि पैरेलल रिएक्शंस हैं, K will be equal to K1 plus K2 into A minus x. So dx by dt will be equal to K into A minus x, K into concentration of the reactants, and concentration of the reactants at time t is equal to A minus x. So dx by dt will be equal to K into A minus x. और K जो होगा, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन है, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है ये रिएक्टेंट Y और Z में, तो K will be equal to K1 plus K2. So this will be K1 into A minus x plus K2 into A minus x. This will be the correct answer and it is C option. Next question, 45th question. The half-life period T half is independent of the initial concentration of the reactant when the order of the reaction is
सो कौन से वाले ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का, उसका क्या रिलेशन है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट एन माइनस वन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर ले ले n इज 1, तो ये क्या हो जाएगा? टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस विल बी ए नॉट रेज्ड पर 0। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सो इट हैज टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 45th का सी आंसर। नेक्स्ट इज 46th क्वेश्चन, which of the following is correct graph for the reaction? साइक्लोहेक्सीन है और उसकी हाइड्रोजनेशन करके साइक्लोहेक्सेन बनाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 46th में यू हैव टू रिमेंबर दैट हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो होते हैं दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शंस के लिए जो टी हाफ है, दिस इज 46th क्वेश्चन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू ए बाय 2k, a by 2k। नाउ इफ वी टेक लॉग्स ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि जो ग्राफ्स बन रहे हैं वो log of a, log of 1 by a, log of 1 by 2 के बीच में बन रहे हैं, तो वहां से आपने जज करना है कि आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा दोनों साइड। यू हैव टू टेक द लॉग्स ऑन बोथ द साइड्स, और इफ वी टेक द लॉगरिथम्स ऑन बोथ द साइड्स दिस विल बी log of t half is equal to log of a माइनस log of 2k। अब ग्राफ्स किस में बने देखो, log of a वाले जो हैं दैट इज ऑन द y एक्सिस, तो आपने log of a y एक्सिस पे रखना है। दिस विल बी log of a एंड log of t half प्लस log of 2k। log of a की वैल्यू निकाली मैंने यहां से, दैट विल बी इक्वल टू log of t half प्लस log of 2k। now this equation can be compared with the equation y is equal to mx plus c, straight line equation। तो that means अगर आप ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, y एक्सिस पे log of a एंड x एक्सिस पे log of t half, that should be a straight line graph। किस किस के बीच में, log of a एंड log of t half के बीच में अगर ग्राफ बनाए that should be a straight line graph, और उसका जो y इंटरसेप्ट आएगा that should be equal to log of 2k। so कौन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? log of a on the y axis रखना है आपने एंड x axis पे होना चाहिए log of t half, so it will be a is the correct option, log of a versus log of t half। so a is the correct option, 46th का a is the answer। तो इस क्वेश्चन में बस एक चीज ये माइंड में रखनी है कि दिस इज ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो हैं दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ जो है that is equal to a by 2k, a is the initial concentration of the reactant, k is the rate constant। if we take logs on both the sides, log of t half will be equal to log of a minus log of 2k, but since जो ग्राफ्स बने हुए हैं उसमें y एक्सिस पे log of a या log of 1 upon a लिए हुए हैं, तो मैंने क्या करना है कि y is equal to mx plus c से, क्योंकि इसको कंपेयर करना है, तो मैंने log of a की वैल्यू निकाली and log of a is equal to log of t half plus log of 2k, and I compared this equation with y is equal to mx plus c, और log of a on the y axis and x axis पे log of t half अगर रखें that will give a straight line graph,
एंड ये वाली ऑप्शन जो आएगी करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, 46 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47th question. If the half life of a reaction is 4 minutes, then time after which the reaction is 99.9% complete is. half life given है और he is asking that टाइम निकालिए जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा. तो फर्स्ट एम क्या होना चाहिए इसमें 47th क्वेश्चन में? फर्स्ट एम शुड बी टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के. अब ये 4 मिनट्स हाफ लाइफ गिवन है और 4 मिनट्स हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ आपको पता है टी हाफ जो होती है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. सो व्हाट शुड बी के? 0.693 upon 4, that is the half life t half, 4 minutes. This will give you the value of k. And now the time after which the reaction is 99.9% complete, t is equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x. So this will be equal to 2.303. k की वैल्यू ये वाली डाल देंगे आप 0.693 अपॉन 4 लॉग ऑफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन है लेट दैट बी 100. कितना कंप्लीशन करवाना है रिएक्शन का? 99.9%. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 99.9 और a इज इक्वल टू 100. कितना रह जाएगा? 100 माइनस 99.9. यहाँ पे 100 माइनस 99.9 दैट विल बी इक्वल टू 0.1. सो दिस विल बी लॉग ऑफ 1000. सो दिस विल बी t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.693 लॉग ऑफ 1000 आ जाएगा दैट इज 10 रेज्ड पावर 3 एंड दिस विल बी 3 log of 10 एंड 3 log of 10 क्या होता है? 3 ओनली बिकॉज log of 10 इज 1. और इसको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 40. इट विल बी 40 मिनट्स. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसा 47th क्वेश्चन है सबसे पहले आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है. जो के है दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टी हाफ. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. K will be equal to 0.693 upon T half. T half given है 4 minutes. So this is the value of K. अब बोलता है टाइम निकालिए जिसमें रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा. So you have to calculate the value of T. It will be 2.303 upon K log of A upon A minus X. A क्या ले लेंगे? क्योंकि परसेंटेज में सारा कुछ है तो आप A ले लीजिए 100. तो इजी रहेगा कि 99.9% कंप्लीशन का मतलब है कि A इज 100 एंड दिस विल बी X विल बी 99.9. क्योंकि इतना डिकम्पोज हो चुका है. X क्या होता है? जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो चुका है अप टू टाइम T. तो कितना डिकम्पोज हो चुका है? 99.9%. और 100 अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ली है तो कितना रह जाएगा? कितना डिकम्पोज हो चुका है? 99.9. कितना रह जाएगा? 100 माइनस 99.9 दैट इज 0.1 रह जाएगा. a माइनस एक्स विल बी 0.1. so this will be 100 upon 0.1 that is 10 raised to power 3 and this will be 3 log of 10 that is 3 into this thing divided by 0.693. this will give you the answer and that is 40 minutes. so 47th का D answer 40 minutes. next is 48th question. If the initial concentration of the reactant is doubled, time for half reaction is also doubled. So the order of the reaction is. 48th question देखिए.
आपको पता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट या ए रेज टू पावर n minus 1. Now he's saying that if the initial concentration of the reactant is doubled, initial concentration को अगर double कर रहे हैं, then time for half reaction is also double, वो भी double हो रहा है. तो क्या relation आ रहा है ये? T half अगर इसको zero order लें तो T half will be directly proportional to A only, और यही हमें चाहिए कि T half और A के बीच में relation should be directly proportional, because ऊपर से फिर से क्वेश्चन देखिए 48 कि if the initial concentration of the reactant is doubled, initial concentration को डबल अगर कर रहे हैं तो जो T half है वो भी डबल हो रहा है. दैट मीन्स T half और A के बीच में इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए n क्या लेना पड़ेगा? n हैज टू बी जीरो. n को जीरो लेंगे तभी जो है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A आएगा. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन शुड बी जीरो. So 48th का it is zero answer. A will be the correct option, 0. Next is 49th question. The rate of a gaseous reaction is given by the expression K A concentration raised to power 2 into B concentration raised to power 3. If the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/2 of the initial volume, the reaction rate relative to the original rate will be. अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को क्या किया? इज सडनली रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम को आप हाफ कर दोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम को अगर हाफ करोगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी. वॉल्यूम को अगर डबल करोगे कंसंट्रेशन हाफ हो जाती थी. इसमें क्या किया? वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ. वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है डबल हो जाएगी. अब देखिए आप, जो रेट था अर्लियर रेट, जो ओरिजिनल रेट है दैट इज इक्वल टू दिस इज द ओरिजिनल रेट. फिर वॉल्यूम को कर दिया, सडनली वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू 1/2, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, ट्वाइस ए हो जाएगी, और B will be twice B. This is, let this be R dash, new rate. Now R dash will be equal to K. This will be 2 square बाहर आ रहा है और यहाँ से 2 क्यूब बाहर आ रहा है. K A raised to power 2 B raised to power 3, and this is 2 raised to power 2 is 4, and this will be 8. 8 fours are 32. So 32 K A square into B cube, and this was the original rate. So R dash जो new rate है that is equal to 32 times the original rate जो था, 32 times हो जाएगा. So this will be C option 49th का 32, that is C option is the correct option. एक बार फिर से देखिए, the rate of a gaseous reaction is given by the expression, this is the rate law expression, K A square B cube. फिर इसने कहा if the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/2 of the initial volume, volume को अगर आप हाफ कर दोगे तो concentration double हो जाएगी. तो concentration instead of A now will be 2A, instead of B it will be 2B. So it will be, new rate will be R dash is equal to K 2A square 2B raised to power 3. That means 2 square बाहर आ गया, यहाँ से 2 cube बाहर आ गया, and this is the original rate R. So 2 square into 2 cube is equal to 32. So new rate will be 32 times the original rate. 50th question, for a reaction A टू B और उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, और B टू C उसके लिए रेट कांस्टेंट इज K2.
ऐसे करके रिएक्शन है और इसने पूछा इफ द रिएक्शंस आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर देन dB बाय dt इज इक्वल टू, अब देखिए B जो है वो अपीयर भी हो रहा है और डिसअपीयर भी हो रहा है। इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो B है वो फॉर्म भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है इनटू C। और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है B का? रेट ऑफ फॉर्मेशन is equal to K1 into A, K1 into A, that is rate of formation of B, and rate of disappearance क्या है B का? That is equal to minus K2 into B. Minus sign suggests that it is disappearing, rate of disappearance of B. So dB by dt क्या होगा? कितना B बन रहा है उसका रेट क्या होगा बनने का? dB by dt is rate of formation of B, that will be equal to जितना फॉर्म हो रहा है माइनस जितना डिसअपीयर हो रहा है, so that will be equal to K1 A minus K2 B. So this will be rate of formation of B because B जो है that is appearing also, उसका rate of appearance भी लेना है आपने और that is disappearing also, आपने rate of disappearance भी लेना है इसका। So K1A minus K2B, that is the C option जो है 50th का, that will be the correct option. Now next question is 51st question. 51st question जो है, in a hypothetical reaction 2x plus y giving you m plus n, if the concentration of y is kept constant but that of x is tripled, the rate of reaction then will be. तो 51st क्वेश्चन देखिए, इसने अपने आप कह दिया है इस क्वेश्चन में इट इज अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन गिवन है 51st में 2x plus y giving you m plus n, this is a hypothetical reaction, this is not the rate law expression. और क्योंकि rate of the reaction depends upon the rate law expression, it does not depend upon any hypothetical reaction. So the जो मर्जी करते रहे आप चेंजेस लेके आए कि concentration of y is kept constant but that of x is tripled, x को ट्रिपल किया या y को जो मर्जी किया, रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या होगा वो हमें तब पता चलना था अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होता, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद रेट लॉ एक्सप्रेशन, वी आर जस्ट प्रोवाइडेड विद हाइपोथेटिकल रिएक्शन। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन, न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बन जाएगा? that cannot be predicted, it is unpredictable. So 51st का it will be D option.